नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुंडपा थाना क्षेत्र के भेटा गांव में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। धमाका इतना भीषण था कि पूरा मकान जमींदोज हो गया है। इस मामले में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। धमाके के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और फॉरेंसिक टीम धमाके के कारणों की जांच में जुट गई है। अब देखिए मौके पर कैसे फैला हादसे का मंजर और क्या कर रहे हैं स्थानीय लोग। अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनगरी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनना पूरे देशवासियों की आस्था थी। काशी में कॉरिडोर बन चुका है और अब लोग चाहते हैं कि मथुरा में बिहारी जी की मथुरा मुरली बजे। सुनिए, राम, काशी और मथुरा यूपी की सियासत किए तीन धुरी। अयोध्या में मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है। काशी का कॉरिडोर पूरा हो चुका है और अब मथुरा को लेकर डिप्टी सीएम का बयान, यानी बीजेपी का फोकस आस्था की राजनीति पर एक बार फिर साफ दिख रहा है। ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आते ही अयोध्या के श्रद्धालु और संत समाज बेहद उत्साहित नजर आए हैं। लोगों का कहना है कि रामलला का सपना साकार हुआ, अब मथुरा की बारी है। तो सवाल बड़ा है, क्या यूपी की राजनीति अब मथुरा की ओर बढ़ रही है? क्या बिहारी जी की मधुर मुरली चुनावी रण में बीजेपी का नया शंखवाद साबित होगी? अयोध्या से लेकर काशी तक, अब मथुरा तक आस्था की राजनीति आने वाले वक्त में किस करवट बैठेगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। भगवान हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में हुए हैं। मैं प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख संपत्ति की कामना करता हूँ और सभी के कष्टों का नाश हो, दुखों का नाश, सबके घर में संबंध वैभव आए, ऐसा प्रभु के चरणों में कामना। आज यहाँ क्या उद्देश्य है? आज यहाँ पर मैं प्रभु के दर्शन के लिए आया और राज्य साहब हाँ वहाँ। अच्छा, आप बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। एनडीए गठबंधन खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं और भारत के जो संस्कार है उनको तिलांजलि देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल, उनकी माँ के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, देश जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी और देश की जनता से एनडीए गठबंधन के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज आगरा से आ रही है। देश में नकली दवाओं के गोरखधंधे पर सियासत गर्मा गई है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। रामजी लाल सुमन का कहना है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक नकली दवाओं का कारोबार दुनिया भर में करीब 17 लाख करोड़ का है और इस धंधे में भारत भी बड़े देशों में गिना जाता है। सपा सांसद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नकली दवा कंपनियों से भाजपा मोटा चंदा लेती है और जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षण के बिना इतना बड़ा गोरखधंधा संभव ही नहीं है। दरअसल संसद में जब सरकार से सवाल पूछा गया तो आंकड़े खुद सरकार नहीं रखे। साल 2019 से 2025 के बीच 5,74,000 से ज्यादा दवाओं के सैंपल लिए गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 16,639 दवाएं ही गुणवत्ता के अनुरूप पाई गई। यानी नकली दवाओं पर कार्रवाई का आंकड़ा महज 5.9% है। अब सवाल यह है कि जब दवा जैसी संवेदनशील चीजें में इतनी बड़ी गड़बड़ी है तो जनता की जान की हिफाजत कौन करेगा? क्या सरकार कार्रवाई करेगी या फिर आरोपी की गूंज यूं ही संसद से सड़क तक सुनाती देगी? नकली दवाओं का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख करोड़ से ज्यादा का ये अवैध धंधा पूरी दुनिया में हो रहा है और भारत उन प्रमुख देशों में से एक है जहां यह अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक हब बन गया है नकली दवाइयों का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेरे एक लिखित प्रश्न के जवाब में राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है कि 2019 से लेकर के 2025 तक
5,74,233 दवाओं के नमूने लिए गए, नकली दवा। बलरामपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रशासन ने एक ऐसे अवैध मदरसे का पर्दाफाश किया है जिसमें 39 छात्रा रह रही थी। बिना अनुमति चल रहे इस मदरसे पर छापा पड़ा तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल थाना श्री दत्तगंज क्षेत्र के कपोवा शेरपुर करबला के पास जामिया अलीमा सादिया नाम से मदरसा चल रहा था, लेकिन जांच में जब कागजात मांगे गए तो संचालक गुलाम मैनुद्दीन कोई भी वैध दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहे। यही नहीं, यहां हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई थी जहां सभी 39 छात्राएं रह रही थी, यानी बिना अनुमति, बिना कागजात और छात्राओं को रखकर चल रहा था ये मदरसा। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्राओं के परिजनों से संपर्क किया और सभी को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे की अगुवाई में कई थानों की पुलिस प्रशासन और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम इस कार्रवाई में मौजूद रही। देर शाम तक चली इस रेड के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब बड़ा सवाल यही है कि इतने लंबे समय तक यह अवैध मदरसा बिना अनुमति कैसे चल रहा था और क्या जिले में और भी ऐसे मदरसे सक्रिय हैं? प्रशासन ने साफ कर दिया है, अब जिले में हर मदरसे की सख्त जांच होगी और जो भी नियमों के खिलाफ पाया जाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। थाना सीतागंज अंतर्गत एक मदरसे में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर टीम बना करके वहां पे दबिश दी गई। तो वहां पे एक अवैध रूप से बिना पंजीकृत मदरसा संचालित हुआ पाया गया। इसमें माइनॉरिटी अफसर को बुला करके इस मदरसे को सीज किया गया। यहाँ पूरी सर्चिंग की गई, कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने के नाते इसको सीज किया गया है। यहाँ पे जो भी पढ़ने वाली बच्चियां थी उनको उनके अभिभावक के सुपुर्द किया गया है। अन्य बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। थाना सीतागंज अंतर्गत एक मदरसे में गोपनीय खबर बस्ती से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग पर गाड़ियों के हायरिंग को लेकर बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा है। कप्तानगंज विधायक के प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलाम चंद सोनकर ने डीएम को शिकायती पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि विभाग ने प्राइवेट गाड़ियों के नाम पर बड़ा गड़बड़ झाला किया है और सरकारी धन का जमकर दोहन हुआ है। सोनकर का कहना है कि सीएमओ कार्यालय से जो गाड़ियों की सूची उपलब्ध कराई गई, उसे जब आरटीओ से वेरीफाई कराया गया तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर यूपी 45 AT 6155 सीएमओ दफ्तर की लिस्ट में बोलेरो निकली, लेकिन आरटीओ रिकॉर्ड में वही नंबर ऑटो रिक्शे का है। यूपी 51 AF 7804 सीएमओ ने इसे कार बताया, जबकि आरटीओ की वेरिफिकेशन में मोटरसाइकिल निकली। यूपी 51 AB 8313 लिस्ट में बोलेरो, लेकिन असलियत में टू व्हीलर। इतना ही नहीं, 7 गाड़ियां ऐसे ही निकली जिनके पास परमिट ही नहीं थे, जबकि नियम यह है कि बिना परमिट कोई भी गाड़ी विभाग में हायर नहीं की जा सकती। आरोप यह भी है कि कई सालों से एक ही व्यक्ति को ठेका देकर प्राइवेट गाड़ियों का खेला किया जा रहा है। शिकायतकर्ता गुलाम चंद सोनकर का आरोप है कि यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है और अगर पुराने रिकॉर्ड की जांच हो जाए तो बड़ा घोटाला सामने आएगा। डीएम रवीश गुप्ता ने मामले को गंभीर मानते हुए सीडीओ नेतृत्व में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठन करने के निर्देश दिए हैं। वही सीएमओ राजीव निगम का कहना है कि लिस्ट और आरटीओ रिकॉर्ड में कुछ नंबरों के अक्षरों का फर्क है, जिसकी वजह से भ्रम फैला हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि पुराने रिकॉर्ड निकालकर जांच की जाएगी। कार्यालय के विषय में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो संविदा पे गाड़ियां चल रही हैं उनमें से कई मिसरिप्रेजेंटेशन हैं। जैसे कि व्यक्त किया गया है कि कुछ गाड़ियां उनमें से ऐसी हैं जो कि 4 व्हीलर ना होकर 3 व्हीलर और 2 व्हीलर है। इस विषय में तात्कालिक रूप से सीएमओ से परीक्षण करने को कहा गया। उन्होंने ये पाया है कि शिकायत पत्र में जो गाड़ियों का नंबर अंकित है और जो गाड़ियों की आरसी उनके पास संविदा के तहत है, उनमें 1-2 लेटर्स का फर्क है, जिसके कारण संभवतः यह शिकायत उत्पन्न हुई है। परंतु प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच करके उसकी आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है। कार्यालय के विषय में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के एटा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक इंटर कॉलेज की शिक्षक ने छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो बेहोश हो गया। पूरा मामला जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर के इंद्रपुरी चौक क्षेत्र का है।
अरुणा नगर स्थित श्री राम बाल भारती इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं के छात्र ज्ञानेंद्र राजपूत अपने दोस्त से कॉपी बदल रहा था। इसी दौरान हिंदी के अध्यापक सुनील कुमार ने बिना कुछ सोचे समझे छात्र पर डंडों, लातों और घूंसों की बरसात कर दी। मारपीट इतनी क्रूर थी कि छात्र मौके पर ही बेहोश हो गया। पीड़ित छात्र के पिता सुनील वर्मा ने मामले की शिकायत इंद्रपुरी चौकी प्रभारी पारस त्यागी को दी है, लेकिन घटना को 3 दिन तक बीत जाने के बाद भी आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कक्षाओं में जहां शिक्षक छात्रों को शिक्षा देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए होते हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं पूरे समाज और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र राजपूत। ज्ञानेंद्र कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th डी। अच्छा, क्या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? श्री राम बाल भारती इंटर कॉलेज। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? किसने मारपीट की? सुनील कुमार सर बिना बात के मारा था। किस सब्जेक्ट के टीचर है ये? हिंदी। तो क्या वजह रही थी, किस वजह के पीछे मारा था? याद कर रहे थे, बीच में रखनी कॉपी हुई पीछे। तो मारपीट मतलब किस तरीके से, मतलब क्या मारपीट की थी? लात वगैरह मारी थी, बहुत मारा था, बेहोश हो गया था। तो आप बेहोश हो गए थे? हाँ। अच्छा, लाते मारी थी आपको? हाँ, लाते भी मारी थी, डंडे भी मारे थे गर्दन में। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र राजपूत। महराजगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 दिन से लापता मासूम का शव नहर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चिरुआ वार्ड निवासी गणेश चौधरी का 12 वर्षीय बेटा हिमांशु चौधरी 24 अगस्त से लापता था। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर अपहरण की आशंका जताई थी। गुरुवार देर रात जब हिमांशु का शव दुबोली नहर से बरामद हुआ तो पूरे गांव में मातम छा गया और परिवार बेसुध हो गया। घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण शुक्रवार सुबह सड़क पर उतर आए और फरिंदा NH 730 पर जिला उद्योग चौराहे के पास घंटों तक चक्का जाम किया। इस दौरान हत्या आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और उनके मकानों को ध्वस्त करने की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी हुई। सूचना मौके पर ASP सिद्धार्थ, CO सदर जयप्रकाश त्रिपाठी, तहसीलदार पंकज शाही और भारी पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है और आखिरकार जाम खत्म कराया गया। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। महाराजगंज क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालक हिमांशु चौधरी जो चिवराहा वार्ड नंबर 19 का रहने वाला था के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 467/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश की जा रही थी। कल दिनांक 28/8 को उक्त गुमशुदा बालक की डेड बॉडी नटवा नहर में मिली। पुलिस द्वारा शव को निकलवाकर मर्चरी में रखवाया गया। आज दिनांक 29/8 को मृतक के परिजनों तथा कुछ अन्य ग्रामवासियों द्वारा घटना में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उक्त प्रदर्शन पुलिस व प्रशासन के अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई के आश्वासन पर समाप्त किया गया। शव का नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना से संबंधित कुछ संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित कर अभियुक्त गण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मैनपुरी से बड़ी खबर है। 2 दिन पहले दिन दिहाड़े व्यापारी से हुई लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के नवीन मंडी चौकी के पास गेट नंबर 1 पर 27 अगस्त को व्यापारी अनिल कुमार यादव ने 50,000 रुपए की लूट हो गई थी। घटना के बाद पुलिस अलर्ट हुई और दबिश देकर लूट में शामिल एक बदमाश मोनू उर्फ जफर खान निवासी हरदोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 30,270 रुपए नगद बरामद किए हैं। हालांकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। ASP अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है और बताया कि जल्द ही फरार आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। देखिए 27/8/2025 में कुरावली थाना क्षेत्र में नवीन मंडी जो है उसके गेट नंबर 1 पर 50,000 रुपए की एक छिनैती की गई थी आरतिया से। उसके बाद पुलिस ने उस पर लगातार काम कर रही थी। सर्विलांस टीम और कुरावली की जो पुलिस है, इन लोगों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। जॉइंट ऑपरेशन में जो हम लोगों को सूचना मिली थी उसमें मोटरसाइकिल से जब छिनैती की गई थी तब उसमें 2 व्यक्ति थे, जिसमें से आज एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू है, जिसको पुलिस ने आज सिरसा पुल से पकड़ा है। इनसे मौके से 30,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो
उस घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। इसी में जो मोनू अभियुक्त हैं, इनके पास पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। हरदोई में 2 मुकदमे और फतेहगढ़ में भी ये 2 मुकदमे ये कर चुके हैं। जो इसके साथ जो दूसरा साथी था वो अभी बांछी चल रहा है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग उसको भी पकड़कर इसका खुलासा करेंगे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। फायर ब्रांड हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। शनिवार सुबह मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने जहां वैष्णो देवी लैंडस्लाइड मामले में जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात कर दुख जताया, वहीं मीडिया से बातचीत में विवादित बयान भी दे डाला। साध्वी प्राची ने नेहरू खानदान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैत और वोट चोर करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के समय सरदार पटेल का सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू बने। यही नहीं, साध्वी प्राची ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना था कि मदरसों में जहां शिक्षा दी जानी चाहिए वहां लव जिहाद जैसी गतिविधियां पनप रही हैं। साध्वी ने आरोप लगाया कि जहांगीर बाबा का मामला इस सच्चाई को सामने लाता है कि देश में कई लोग धर्मांतरण और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की और कहा कि मोदी देश के भीतर और बाहर की चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रहे हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए मुजफ्फरनगर से काफी लोग गए हुए थे। मुझे पता चला कि 7 लोग वहां पर वैष्णो देवी में जो भूस्खलन हुआ है उनकी जीवन लीला वहां पर समाप्त हो गई है। मैं उन परिवारों से मिलने आई हूँ, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करने आई हूँ, प्रभु उनको सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारों में धैर्य प्रदान करे। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दंगा जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के तीसरे दिन संभल के हिंदुओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। दरअसल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद और हरि हरमंदिर सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोग जेल भेजे गए। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग दंगाइयों को जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय में भय का माहौल है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर दंगाई जेल से बाहर आ गए तो संभल की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी को लेकर हिंदू समाज के लोग आज सड़क पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए सुरक्षा की मांग की और साफ कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। देखिए, हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग ये है, जो 24 नवंबर को जो झगड़ा संभल में हुआ था हरिहर मंदिर विवाद को लेकर, उसमें जो लोग आरोपित थे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और उन लोगों को चोटें भी आई हैं और उन लोग जो अब इस समय मौजूदा समय में जेल में हैं, उन लोगों को कुछ प्रभावशाली लोग छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये रिहा होते हैं तो फिर संभल शहर की शांति के लिए खतरा फिर से पैदा हो सकता है। इसलिए हमने ये मांग करी है कि इन लोगों को जेल में ही रहना दिया जाए। देखिए, हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग ये है, जो 24 नवंबर को जो झगड़ा संभल में हुआ था हरिहर मंदिर विवाद को लेकर, उसमें जो लोग आरोपित थे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और उन लोगों को चोटें भी आई हैं। संभल से बड़ी खबर है। 14 साल के हाई स्कूल छात्र सुमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल 26 अगस्त को चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के कैथल गांव के जंगल से छात्र सुमित का गला कटा हुआ शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि मृतक सुमित की गांव के ही एक युवती से दोस्ती थी। इसी दोस्ती से नाराज होकर युवती के भाई सनोज ने हत्या की साजिश रची। सनोज ने अपने 2 साथियों गोविंद और 16 वर्षीय नाबालिग विनीत के साथ मिलकर सुमित को चाउमीन खिलाने के बहाने बुलाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और दस्ताने भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी हैं, लेकिन मुख्य आरोपी सनोज की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। पुलिस को भरोसा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्टेशन के दौरान ये तथ्य सामने आते हैं कि गांव के ही, उसके साथ ही गांव के आसपास के रहने वाले 2-3 लड़के इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें एक लड़का नाबालिग है, जिसको यहाँ हम लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया है और उसके नाम को भी हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में नहीं दिया हुआ है। वो बच्चा हमारी कस्टडी में है, जिसको हम लोग जुवेनाइल केंद्र में भेजेंगे और बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।
जो दूसरा लड़का जो आपके सामने प्रस्तुत है, इसका नाम गोविंद है, जो बेसिकली ये 18 से 20 साल के बीच इसकी उम्र है, जो इसके आधार कार्ड से हमको डाटा मिला। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि इसमें जो एक मुलजिम है जो अभी फरार है, जिसमें हमारे एसओजी और हमारे इंस्पेक्टर साहब अभी काम कर रहे हैं, और उसमें कप्तान साहब ने इनाम भी घोषित कर दिया है, उस पे हमारी टीम लगी हुई है। उस लड़के का जिसका नाम हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर अभी आगे बताएंगे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो हम नहीं कर रहे हैं। उस लड़के की सिस्टर का मृतक के जो मृतक था सुमित था, उससे एक अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती को वो बड़े ऑब्जेक्शन से देखता था। वो लड़का जो भी फरार है उसके आपराधिक इतिहास में, उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें एक गोविंद है और दूसरा जो नाबालिग छात्र है, इसके साथ ये प्लान करता है कि अब हम इस लड़के को जिंदा नहीं रहने देंगे।